अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर के जितने भी काम हैं सब के सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में मैं आपके साथ आज कुछ मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी देसी घी। मैं घर पर देसी घी बनाती हूँ और वही वाला देसी घी जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने पूरा महीना, ये महीना तो नहीं आप कह सकते, ये तकरीबन 2 वीक्स की जो है ना मैंने मलाई इकट्ठी करके रखी हुई थी। हमारे घर में जो फ्रेश दूध आता है ना, तो मैं फ्रेश दूध के ऊपर से जब मलाई सही तरह से सख्त हो जाती है ना, तो वो मलाई उतार के मैं उसको एक बाउल में इकट्ठा करती रहती हूँ। फिर जब बाउल भर जाता है ना, तो फिर मैं उस मलाई को ना जाग लगा कर रख देती हूँ देसी घी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी वो सारी मलाई मैंने डाल दिया और इसमें मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल किया और 1 कप मैंने इसमें दही शामिल किया। ये तीनों चीज़ें डालकर ना मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको मैं पूरी रात के लिए ना रेस्ट दूंगी। इसको मैं जाग लगा के रख दूंगी। अच्छा, ये वाला जो क्लिप था ना, मैंने व्लॉग से 1 दिन पहले ही रात को शूट कर लिया था ताकि जब मैं नेक्स्ट डे को देसी घी निकालूँ ना तो मेरे लिए फिर आसानी रहे। अच्छा, यहाँ पर हमारे सुबह 8 बजे का टाइम था। 8 बजे के टाइम पे मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना कभी भी खुद नहीं उठते, हमेशा उनको मुझे खुद ही उठाना पड़ता है। अगर मैं नीचे भी चली जाऊँ ना तो मुझे उनकी यही टेंशन लगी होती है कि ये उठे नहीं होंगे। फिर मैं स्पेशल इनके लिए ऊपर आती हूँ इनको उठाने के लिए, तो फिर मैं इनको उठाती हूँ तो तब जाकर ये उठते हैं। तो जब मैं कमरे से बाहर निकली ना, बाहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त सा था। हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी और हल्के हल्के बादल भी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज जैसे ना बारिश होगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। मेरे हस्बैंड अपने कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वो हमेशा अपनी पसंद के कपड़े मुझे निकाल कर देते हैं। मैंने कभी भी ख़ुद उनके लिए कपड़े नहीं निकाले, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें ना आदमियों की चॉइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि पैंट के साथ कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी और शर्ट के साथ कौन सी पैंट अच्छी लगेगी। तो वाकई में मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है। हमेशा मेरे हस्बैंड अपनी पसंद के मुझे कपड़े निकाल कर देते हैं, तो मैं इनको प्रेस करके दे देती हूँ और इनके जूते वगैरह भी साफ़ करके ना मैं इनके कपड़ों के साथ ही रख देती हूँ। एक ही जगह पर इनको सब चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो फिर इनके लिए बहुत आसानी रहती है। क्योंकि मैं ये काम अपने ख़त्म करके ना फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड खुद ही तैयार होकर ना नीचे आ जाते हैं। फिर हर चीज़ जब उनकी एक ही जगह पे पड़ी हो ना, तो उनको फिर ढूंढनी नहीं पड़ती, उनके लिए फिर आसानी हो जाती है। अच्छा, ऊपर के काम ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ नीचे किचन में आ गई थी। मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पर आज मैं बनाने लगी थी पैन केक्स। आज मैं आपके साथ पैन केक्स की रेसिपी भी शेयर करूँगी। पैन केक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा ले लिया था। अंडे को मैंने पहले फ्रिज में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था ताकि ये नॉर्मल हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर चीनी शामिल की है और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। ये तीनों चीज़ें डालकर हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि चीनी जो है अंडे में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मेरे पास जो चीनी थी थोड़ी सी मोटी थी, तो इसलिए इसको बीट करने में मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर से भी ये काम कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैंने 200 मिलीलीटर दूध शामिल करना है। मेरे पास मेजर करने के लिए कोई भी जग वगैरह या कोई कप वगैरह नहीं था, तो फिर मेरे पास ये मेरी बेटी का फीडर था, तो इसमें मैंने 200 मिलीलीटर दूध नाप के ना फिर मैंने इसमें डाल लिया था। दूध डालने के बाद फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए फिर से बीट करना है। फिर हम इसमें 1.5 कप के बराबर मैदा शामिल करेंगे। मैदा आपने बिल्कुल भर भर कर नहीं डालना, ये ना हो कि मैदा जो है ना कप से बाहर आए और उस तरह से ना आप मैदा नाप कर डालें। बिल्कुल लेवल पर हो जाए या थोड़ा सा कम भी हो जाए ना तो फिर भी चल जाएगा। तो मैदा डालने के बाद फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने बैटर में जब दूध डाला था तो फिर मैंने सारा दूध इसमें एक ही दफ़ा नहीं था डाल लिया। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी ताकि जब हम इसकी मिक्सिंग करें ना
तो मिक्सिंग के टाइम पे हमें मसला या परेशानी ना हो, हमारी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए और जो मैदे की गुठलियाँ हैं ना वो सही तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं, यानी कि गुठलियाँ जो इसमें बन जाती हैं ना फ़ौरन से, वो गुठलियाँ इसमें ना रहें और ये सही तरह से ना एक थिक सा लिक्विड सा हमारा जो बैटर है ना वो बनकर तैयार हो जाए। पैन केक्स के लिए आप जब भी बैटर रेडी करें ना तो बैटर जो है ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसको हमने थोड़ा सा थिक ही रखना है। फिर हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल मैं इसमें पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब हम इसको बनाएंगे ना तो फिर हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटर को मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद फिर हम पैनकेक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने मीडियम सा रखना है और तवा हमारा पहले अच्छे से गर्म होना चाहिए। अच्छा, पैनकेक्स बनाने के लिए जो मैंने कप यूज़ किया है ना वो 1/3 कप का, जो मेजर करने का कप होता है ना वो 1/3 कप का है। तो आप जब उससे ये पैनकेक्स बनाएंगे ना तो एक तो इनका साइज़ भी सेम बनेगा और बिल्कुल मीडियम साइज़ का साइज़ बनेगा, ना ज़्यादा बड़ा होगा और ना ज़्यादा छोटा होगा। तो देखिए मेरे पैनकेक्स कितने अच्छे ज़बरदस्त से बन रहे हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम सा रखा हुआ है। तो इस तरह से ना मेरे पैनकेक्स बहुत अच्छे बने थे और सेम साइज़ के बने थे। बहुत मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त से ये पैनकेक्स बनते हैं। आप एक बार मेरी रेसिपी से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो पैनकेक्स बनाने के बाद ना मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड किया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। असल में मेरे पैनकेक्स में ना मीठा थोड़ा सा कम था तो फिर मैंने कहा चलो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल देती हूँ ना तो हर चीज़ इस पर बैलेंस हो जाएगी। तो अगर आप जब भी बनाएंगे ना पैनकेक्स तो चीनी आप हमेशा अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे हिसाब से डालेंगे ना तो उसमें मीठा शायद आपको लाइट लगे। तो यहाँ पर नाश्ता मेरा बन चुका था, चाय भी बना ली थी मैंने साथ में। तो हस्बैंड को मैंने साथ साथ गरम गरम पैनकेक्स दिए थे तो उन्होंने बैठकर पैनकेक्स खाए थे, साथ अपनी चाय एंजॉय की थी। और फिर मैंने भी किचन का काम जल्दी जल्दी से ख़त्म किया ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ना नाश्ता करूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता जो है ना अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ही किया करूँ। अगर मुझे कभी किसी वजह से अकेला नाश्ता करना पड़ जाए ना तो मुझे नाश्ते का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और मेरा फिर नाश्ता करने पे दिल भी नहीं करता। लेकिन ये है कि हस्बैंड के साथ नाश्ता करने में अलग ही मज़ा है। अगर आप मेरा जो सिंगल लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आपको इस चीज़ की कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो बहरहाल नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों ने नाश्ता किया, इनको ट्यूशन के लिए तैयार किया। यहाँ पर ताबीर बाहर का मौसम इंजॉय कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता से ना बादल बहुत ज़्यादा गहरे होना शुरू हो गए थे और बारिश का मौसम बनना शुरू हो गया था। तो बच्चों को मैंने जल्दी से ट्यूशन भेजा, इनका ट्यूशन का टाइम हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, अपने घर के कामों में बिज़ी हो गई थी। आज सबसे पहले मैंने घर का काम अम्मी के कमरे से स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से बिस्तरे वगैरह समेट लेती हूँ, आंटी आने वाली हैं सफाई करने के लिए। फिर जब वो आ जाती है ना तो उन आंटी बेचारी को बैठकर वेट करना पड़ता है कि अब ये जल्दी जल्दी से सामान समेटेगी तो फिर मैं सफाई करूँगी। लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज बारिश का मौसम था और हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही बारिश का मौसम होता है ना तो जो मेरी हेल्पर है ना, जो आंटी सफाई करने के लिए आती हैं, वो छुट्टी करके घर बैठ जाती हैं और मेरा काम जो है डबल से ट्रबल हो जाता है। मैं कहती हूँ कि इतनी मुझे देर हो जाती है ना कामों में कि मुझे बस कुछ भी समझ नहीं आती। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन मैं सोच रही होती हूँ ना कि मैं आज व्लॉग शूट करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, तो उस दिन मुझे इस कदर के काम करने पड़ जाते हैं ना कि मुझे कोई होश नहीं रहती। बस ये है कि कोशिश करके मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट करती रहती हूँ ताकि मैं अपना एक सारे क्लिप मिक्स करके ना अपना एक व्लॉग बना लूँ। तो सबसे पहले आज जो है ना अम्मी के कमरे की चीज़ें संभाल रही थी मैं, बिस्तर वगैरह ठीक किए, बच्चों ने रात को चीज़ें आगे पीछे फैलाई थी, वो सारी चीज़ें संभाली। रात के टाइम पे जब मैं सारा यानी कि काम ख़त्म करके ऊपर जाती हूँ ना तो मैं हर चीज़ को संभाल कर जाती हूँ, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ ना नीचे तो मेरे जो दुआ और सुभान है ना, उन्होंने मेरे वापस आने तक ना फिर से घर का नक्शा बिगाड़ा होता है।
मुझे रात को अपने रूम में जाते जाते 11 बज जाते हैं, तो मैं जाने से पहले इनको बिस्तर वगैरह कर कर देकर इन्हें लिटा कर जाती हूँ ताकि ये मेरे पीछे से सो जाएं। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ ना, तो ये टीवी ऑन करके बैठ के कोई ना कोई मूवी देख लेते हैं, कार्टून्स देख लेते हैं, बस इसी तरह से साथ खाते पीते भी रहेंगे और गंद भी डालते रहेंगे। तो फिर घर का बहुत बुरा हाल हुआ होता है। चीज़ें वगैरह संभालने के बाद फिर मैंने डस्टिंग की, टेबल्स वगैरह साफ़ किए, डाइनिंग टेबल साफ़ किया और फिर मैंने बाकी भी सारे घर की डस्टिंग कर ली। डस्टिंग का काम ऐसे होता है कि ये हो जाए ना, तो फिर इंसान अपने आप को बहुत हल्का फुल्का फील करना शुरू हो जाता है। डस्टिंग का काम भी बहुत मेहनत वाला होता है, हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है और डस्टिंग करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन का सारा सामान वगैरह संभाला। आज पैनकेक्स बनाए थे तो खूब किचन में गंद मचा हुआ था। फिर किचन का सारा सामान वगैरह संभालने के बाद किचन के काउंटर वगैरह साफ़ किए, चूल्हा साफ़ किया और फिर बाकी किचन के जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए थे, किचन के बर्तन वगैरह वॉश किए। पैनकेक्स बनाने की वजह से ना आज बर्तन भी खूब इकट्ठे हुए थे। और फिर लास्ट में जो है ना, मैंने अपना सिंक धोकर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था ताकि इसके ऊपर पानी के दाग ना पड़े। ये काम करने के बाद फिर मुझे गुड न्यूज़ मिली कि आज आंटी सफाई करने के लिए नहीं आएंगी। तो फिर जो है ना, मैं अपने सफाई के कामों में बिज़ी हो गई। मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना है और देखा भी है, जो लोग कहते हैं ना कि इनके घर तो काम के लिए बंदा आता है जो घर का काम करके चला जाता है, तो इनके घर तो काम ही नहीं है, इनको तो सिर्फ खाना बनाना पड़ता है, इनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं कहती हूँ घर के काम उसी तरह होते हैं जो इंसान ने हर घर में करने होते हैं। जो ये काम वाली आंटियाँ होती हैं ना, इनका कोई एतबार नहीं होता, ये कभी भी छुट्टी करके घर बैठ जाती हैं और सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। और वैसे भी आंटी तो सुबह एक ही दफ़ा काम करने के लिए आती है ना, सारा दिन तो हमने फिर घर का निज़ाम खुद ही संभालना होता है। और जिन घरों में 3-3 4-4 बच्चे हों ना, उन घरों में तो सफाई का पता भी नहीं चलता। यहाँ से सफाई करो ना तो 2 मिनट के बाद ही घर में गंद पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं होती, काम हर घर में होते हैं, हर इंसान को करने होते हैं और सबके लिए काम एक जैसे ही होते हैं और सब एक जैसा ही काम करते हैं। बहरहाल सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ अब मैं दोबारा किचन में आ गई थी। खाने का टाइम हो चुका था, तो आज मौसम भी कुछ गड़बड़ था। सामान लाने के लिए अंकल भी नहीं थे जो मुझे सामान ला कर देते, तो मैं फ़ौरन से खाना बनाती क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से ना दाल और चावल बना लेती हूँ। तो आज यहाँ पर मैं चने की दाल बना रही थी, तो आपको मैं जल्दी जल्दी में इसकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ दाल की रेसिपी एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज डाल लिए थे और बीच में 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर डाले थे और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया था। और फिर इसमें अपने हिसाब से मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और साबुत ज़ीरा वगैरह डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको प्रेशर पर रख दिया था। क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी, तो फिर मैंने मसाला भी जो है ना प्रेशर में अच्छे से गला लिया था। फिर बाद में मैंने इसमें ऑयल डालकर इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी और फिर जब मसाला अच्छे से भुना गया था ना, तो फिर इसमें मैंने चने की दाल डाल दी थी और दाल डालने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके मैंने इसको फिर से प्रेशर पे रख दिया था। और दाल को गलने के लिए तकरीबन 20 मिनट लग गए थे। 20 मिनट के अंदर मेरी दाल अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी थी। और फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून गरम मसाला और इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालकर दाल को तैयार कर लिया था। अच्छा, दाल को मैंने पकाने से पहले तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। और दूसरी साइड पर फिर मैंने जल्दी जल्दी से चावल भी उबाल लिए थे और फिर बच्चों को खाना दिया, दुकान पे खाना भेजा, ख़ुद खाना खाया और फिर दोबारा से किचन का जो सामान वगैरह ना वो मैंने समेटा और फिर नमाज़ का टाइम हो चुका था, नमाज़ वगैरह पढ़ी। ये सारे काम करके जब मैं फ़ारुग हुई ना, तो फिर ताबीर और नूर को मैंने नहलाया। वैसे तो मैं इनको सुबह नाश्ते के बाद जब मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैं इनको नहलाती हूँ और फिर उसके बाद मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ। घर के कामों में जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। हम बच्चों की तरफ बिल्कुल भी उस तरह से तवज्जो नहीं दे सकते जो हमें देनी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए हमें जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। इस बात का मुझे कभी कभी बहुत एहसास होता है कि मेरे बच्चे बेचारे
मेरी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को मैंने इतना ज़्यादा बिज़ी रखा हुआ है ना कि मैं इनको उस तरह से टाइम नहीं दे पाती जिस तरह से मदर्स को देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके साथ जितना हो सके ना मैं टाइम स्पेंड करूँ, इनका ख्याल करूँ। ख्याल तो मैं इनका वैसे भी करती हूँ, लेकिन जो है इनके साथ उस तरह से मेरा टाइम स्पेंड नहीं होता जिस तरह से मदर्स का होता है। तो बस मेरा भी सारा दिन ऐसे ही कामों में गुजर जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ना अब्बू के कपड़े इकट्ठे कर रही थी धोने के लिए। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो उनसे मर्दाना कपड़े होते हैं ना, हम इनको ड्राई क्लीन करवाते हैं, यानी कि जो शलवारी कमीज़ें होती हैं ना, इनको हम घर पर नहीं धोते। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर पैंट शर्ट पहनते हैं, शलवार कमीज़ वो बहुत कम पहनते हैं, सिर्फ वीक में एक दफ़ा पहनते हैं जब उन्होंने जुमा पढ़ने जाना होता है। वैसे पूरा वीक वो पैंट शर्ट में ही या ट्राउज़र शर्ट में ही अपना टाइम गुजार लेते हैं। अब्बू जो हैं वो माया वाले कपड़े पसंद करते हैं, तो इसलिए हम जो मर्दाना कपड़े होते हैं ना, अब्बू के जो शलवारें कमीज़ें होती हैं, ये हम ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, क्योंकि इसको माया लगी होती है। तो घर में जो माया वाले कपड़े होते हैं ना, इनको इस्त्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिर जो है मर्दाना कपड़ों पे दाग वगैरह भी बहुत बुरे बने हुए होते हैं। तो फिर इसलिए हम इनको ड्राई क्लीन करवा लेते हैं। ड्राई क्लीन करने से ये सही तरह साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं देसी घी बनाने लगी थी। मैंने मलाई को इसीलिए पहले जाग लगा कर रख दी थी, ताकि जब मैं इसका देसी घी निकालूँ ना, तो मेरे देसी घी निकालने तक इसका मक्खन अच्छे तरीके से निकल आए। इसको फिर मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा बीट कर लिया था, ताकि इसमें से मक्खन जो है ना वो सेपरेट हो जाए और इसके अंदर जो लस्सी होती है ना वो सेपरेट हो जाए। आजकल गर्मी है ना, गर्मी की वजह से मक्खन फ़ौरन से सख्त नहीं होता, तो इसको फिर सख्त करने के लिए मैं इसमें ज़्यादा सी बर्फ़ डाल देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देती हूँ, और फिर मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना और सही तरीके से ये बीट होता जाएगा, तो इसके अंदर जो मक्खन है ना वो सही तरह से सख्त हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से जब आप इसको सही तरह से बीट करेंगे ना, तो आपका बेहतरीन किस्म का मक्खन निकल आएगा। वैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि मलाई को इसी तरह देगची में डालकर ना इसको चूल्हे पर रख देते हैं देसी घी निकालने के लिए, लेकिन उस तरीके से भी निकल आता है देसी घी। लेकिन जब आप उस तरीके से देसी घी निकालते हैं ना, तो आपकी जो मलाई में से देसी घी निकलता है ना वो बहुत कम निकलता है। अगर आप मक्खन के तरीके से देसी घी निकालेंगे ना, तो आपका घी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो मक्खन आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप देसी घी नहीं बनाना चाहते। मक्खन की तासीर ठंडी होती है, और गर्मियों में तो ये वैसे भी बहुत ठंडा अच्छा लगता है। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा मक्खन बन गया कि इसके पेड़े भी बहुत आसानी से बन रहे हैं। तो इस तरह से मैं दोनों हाथों की मदद से ना मक्खन को अच्छी तरह से निचोड़ूंगी, ताकि इसके अंदर जो लस्सी है ना वो सेपरेट हो जाए और मक्खन जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो लस्सी होती है ना वो आपने वेस्ट नहीं करनी। मैं ऐसे करती हूँ कि इसके अंदर जो लस्सी होती है ना, मैं इसको अच्छी तरह से छान के मैं इसको एक बाल्टी में डालकर फ्रिज में रख कर स्टोर कर देती हूँ। फिर अगले दिन जो है ना, मैं इस लस्सी से मैं कड़ी बना लेती हूँ, कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ, और इतने मज़े की इसकी कड़ी बनती है और इतने मज़े की खट्टी खट्टी इसकी कड़ी बनती है। तो आप भी जो है ना इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपका एक तो मक्खन से घी भी निकल आएगा, और दूसरा आपका जो है ना एक टाइम का खाना भी बन जाएगा, आपकी कड़ी बन जाएगी। तो एक बाउल मलाई से आपने कितनी चीज़ें बनाई, यानी कि एक आपने मक्खन भी बना लिया, उससे घी निकाल लिया, और दूसरा आपने कड़ी भी बना ली और अपना एक टाइम का खाना भी बना लिया। अच्छा, अगर आप हाली मक्खन को स्टोर करना चाहते हैं ना, तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने का मैं आपको एक तरीका समझाती हूँ। अगर आप उस तरीके से इसको स्टोर करेंगे ना, तो आपका मक्खन ख़राब नहीं होगा। आपने मक्खन को ना पानी में डालकर फिर फ्रिज में रखना है। पानी में जब आप मक्खन को डाल के रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, तो आप इसको फिर किसी बाउल में डालकर इसको फ्रीज़ कर लें, तो ये फिर ज़्यादा अच्छा है, ये सही तरीके से स्टोर हो जाएगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आपने इसको थोड़े से पानी में डालकर इसको डिप करके इसको रख देना है। तो अगर आप इसको पानी के बगैर फ्रिज में रख कर स्टोर करेंगे ना, तो फिर ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, ये येलो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं मक्खन से घी निकालने लगी थी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम सा रख लिया था, क्योंकि मक्खन से घी जो है ना फ़ौरन से निकल आता है। अगर आप मलाई को ऐसे ही चूल्हे पर रख देंगे ना घी निकालने के लिए, तो उस
प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा तो जाके कहीं घी निकलेगा। लेकिन मक्खन से इतना टाइम नहीं लगता, मक्खन से देसी घी निकालने में बहुत कम टाइम लगता है और फ़ौरन से देसी घी निकल आता है। लेकिन आपने इसकी एहतियात करनी है साथ साथ, क्योंकि ये एकदम से उबल जाता है ना, फिर उबलने से आपका चूल्हा भी ख़राब हो जाएगा और आपकी चीज़ भी ज़ाया हो जाएगी। तो ये देखें मेरा बेहतरीन सा देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। देसी घी को मैंने पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। जब देसी घी सही तरह से ठंडा हो गया था ना, तो फिर मैं इसको जार में डालने लगी थी। एक छाननी की मदद से आप इसको अच्छी तरह से छान के जार में डाल लें। ये होममेड देसी घी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखें मलाई भी आपकी ज़ाया नहीं हुई, उससे आपकी चीज़ भी बनकर स्टोर हो गई। और इस देसी घी में इतनी ज़्यादा ताकत है ना कि आप किसी दूसरे घी को यूज़ भी करेंगे ना तो उससे आपको वो ताकत नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए तो वैसे भी देसी घी बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरे बच्चे देसी घी की तरफ नहीं होते। वो तो पराठा बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते। मैं काफ़ी दफ़ा कोशिश करती हूँ कि इनको दूँ, पर ये पराठे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसको मैं जार में डालकर अब फ्रिज में रख दूँगी, और फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा सख्त भी हो जाएगा और ये सही तरह स्टोर भी हो जाएगा। फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको निकाल कर यूज़ कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी ग्रिल्ड बर्गर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1-1.5 किलो ब्रेस्ट का चिकन का पीस ले लिया है। ये बोनलेस चिकन है, तो इसको मैंने स्ट्रिप्स की शेप में काट लिया है। और इसमें मैं 1 कप भरकर दही का शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया, 1 टीस्पून जाएगा इसमें पेपरिका पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो पाउडर, और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका चिकन को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है और चिकन फ़ौरन से गल जाता है। और फिर लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल। इन चीज़ों को डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और चिकन को हमने मैरिनेट करके रख देना है। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बच्चों से मैंने बहुत कहा कि मैं आपको कल बना दूंगी, आज मामा बहुत ज़्यादा थक गई है। तो आपको पता है बच्चे आजकल के कहाँ सुनते हैं, उनको जब तक इस किस्म की कोई चीज़ ना बना कर दो ना तो उनके तो मूड ही सेट नहीं होते। तो आजकल तो वैसे भी हर वक्त घर पर मौजूद रहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी की कोई चीज़ ना बने ना तो फिर बच्चे बहुत तंग करते हैं। अच्छा, फिर चिकन को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। तो उसके बाद मैं चिकन को ना ग्रिल करने लगी थी। यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया था और इसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था, और फिर इसमें पहले मैंने 3 ब्रेस्ट के पीस डालकर इसको अच्छी तरह से मैंने ना ग्रिल कर लिया था। चूल्हे की फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम सा रखना है और इसको हमने मीडियम सी फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से पका लेना है। दोनों साइडों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर हम जो है ना बर्गर के लिए पैटी को रेडी कर लेंगे। जब पैटी अच्छे से बन जाएगी ना तो फिर इसके ऊपर मैं चीज़ के स्लाइसेस रख रही हूँ ताकि इसको मुझे दोबारा से बेक ना करना पड़े चीज़ को मेल्ट करने के लिए। तो इस तरह से चीज़ जो है ना चिकन के ऊपर सही तरीके से सेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं बर्गर रेडी करने लगी थी। बंस को मैंने पहले ना तवे पे हल्का हल्का सा सेक लिया था और थोड़ी सी सब्जियां भी मैंने काट के रख ली थी, क्योंकि ग्रिल्ड बर्गर में ना सब्जियों का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और फिर बन के दोनों साइड पे मैंने ना पहले मायोनेज़ लगा ली थी और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़े से प्याज और थोड़े से टमाटर रख दूँगी। ये जब मैंने घर पे बर्गर बनाया ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत इसका अच्छा टेस्ट था। मैं कहती हूँ कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। बाज़ार से जब हम ग्रिल्ड बर्गर लेकर आते हैं ना तो उसकी पैटी में इतनी जान ही नहीं होती, वो इतनी पतली सी पैटी होती है ना कि बस उन्होंने चिकन का एक नाम ही किया होता है। लेकिन जो हम घर पर ग्रिल्ड बर्गर बनाते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डाल दी थी। तो इस तरह से देखें ये हमारा बर्गर बनकर तैयार हो चुका था। तो फिर दूसरी साइड पे मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी रेडी कर लिए, क्योंकि बच्चों का खाली बर्गर से तो पेट नहीं भरता, उनको साथ में फ़्राइज़ भी चाहिए होते हैं। बच्चे खाना खाएं या ना खाएं, रोटी सालन के बजाय ना उनको आप जंक फूड दे देना तो वो तो जितना भी आप उनको देंगे ना बच्चे खुश होकर खा लेंगे। साथ में थोड़ी सी केचप भी रख ली थी
तो ये बच्चों का जो डिनर था ना, ये मैंने रेडी कर लिया था। बहुत मज़े का बर्गर था। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसको देख के मुझे वैसे ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैंने इसको बहुत इंजॉय करके मैंने इसको खाया था। तो बच्चों का डिनर का टाइम था, बच्चे खाना वगैरह खा रहे थे, फिर मैंने भी खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आई तो मेरे किचन में बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरा किचन गंदा था। आपको पता है घर में कोई ऐसी चीज़ बना लो ना तो किचन का तो वैसे ही नक्शा बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से किचन साफ़ किया, बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे, बर्तन धोए, काउंटर वगैरह साफ़ किया, चूल्हा वगैरह साफ़ किया। ये सारे काम करते करते मुझे रात के 10:15 बज चुके थे। यहाँ पर 10:15 बजे का टाइम था जब मैं फ़ारुग हुई थी और मैं इस कदर शदीद की थकी हुई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी सारे दिन का वो काम कर कर के ना मेरी कमर टूट रही थी, मेरी टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। फिर ये सारे काम करने के बाद ना मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने अपना फेवरेट ड्रामा देखा और साथ में अपना कैरेमल शेक जो है ना मैंने ये इंजॉय किया। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे अपने किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।